अरे भाई वो देख, क्या लड़की है। कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूं। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंगाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतड़ियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था।
वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था, जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता, जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका,
वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं। माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए, कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है, तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है, घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय
कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना, लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहाँ क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है।
अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। गांव वालों, मैं डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है वो निकाल कर हमें दे दो, और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे, हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। उठ, हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ जा। गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता, माल कहाँ है, बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है। वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो कोई और रास्ता मिलता है क्या। सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है, उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं। क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर,
वरना तेरी बची कुछ जिंदगी हम छीन लेंगे, समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट, ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें। चलो अंदर। सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है, दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी 1000 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक भान सिंह हूँ मैं। भानगढ़ का रक्षक? बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे। ले, अब ऊपर जा। भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक। ए जी, दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है, पर वो तो मायके गई हुई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आता हूँ, 1 मिनट।
तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और आना ही था तो मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। तुम्हें पता है ना रात में कितना खतरा होता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत पहले की बात है। बंगाल के एक गांव में निशी डाक नाम की एक चुड़ैल ने अपना कहर ढहा रखा था। वो चुड़ैल रात में आती थी और लोगों के दरवाजे पर दस्तक के साथ उनके किसी जानने वाले की आवाज में पुकारती थी। अगर कोई पहली या दूसरी आवाज में दरवाजा खोल देता था तो वो उसे मार देती थी। हे भगवान, ये क्या मजबूरी है कि मैं यहाँ अकेली और मेरा बच्चा वहाँ शहर में मजदूरी कर रहा है। मैं वहाँ होती तो उसे गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती, पर उसने मुझे यहाँ रख छोड़ा है। अब जाने कब आएगा। आंखें तरस गई है उसको देखने को। विमला का बेटा तन्मय शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। विमला के दिन अपने बेटे के इंतजार में ही कट रहे थे। ऐसे ही एक रात जब वो बैठी खाना बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, माँ मैं आ गया, दरवाजा खोलो। ये सुनकर विमला खुशी से फूली ना समाई और दरवाजे की तरफ भागी। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसे ध्यान आया कि ये निशी डाक भी तो हो सकती है। उसका बेटा भला इतनी रात में क्यों आएगा? ये पक्का निशी डाक है, क्योंकि तन्मय इतनी रात में नहीं आ सकता। माँ जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने बेटे की आवाज सुनकर विमला का दिल पसीज रहा था, पर उसने तीसरी आवाज का इंतजार किया। पर इस बार आवाज तन्मय के बोलने की नहीं, उसकी चीख की आई। उसकी चीख सुनकर विमला से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसे अपनी आंखों के सामने जो नजारा दिखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि निशी डाक तन्मय की गर्दन से उसका खून पी रही थी और उसका खून पीकर वो वहां से एक पल में गायब हो गई। तन्मय! जब विमला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास भीड़ लगी हुई है और उसके बगल में तन्मय की लाश पड़ी है। हे भगवान, पहली बार आवाज पर दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में रही तो मेरा बेटा चला गया। मैं इस निशी डाक को छोड़ूंगी नहीं। शांत हो जाओ अम्मा। तन्मय! तन्मय का अंतिम संस्कार किया जाता है और विमला उसकी चिता की अग्नि को साक्षी मानकर यह कसम खाती है कि वो निशी डाक को खत्म करके रहेगी। उसी दौरान वहां एक दिन एक साधु आते हैं और लोगों से रुकने की जगह मांगते हैं। तब विमला उन्हें अपने घर में आश्रय देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक साधु की मदद करना तो हर मनुष्य का धर्म है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे गांव में एक निशी डाक नाम की चुड़ैल है, जो रात में आती है और हमारे जानने वालों की आवाज में हमें बुलाती है। अच्छा है आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मेरा एक चेला रात में आने वाला है। अब वो लोग खाना खाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है, गुरुजी मैं आ गया, दरवाजा खोलिए। अभी दरवाजा मत खोलिएगा, वो 3 बार आवाज देगा, उसके बाद खोलिएगा। ये मेरा चेला नहीं है, ये निशी डाक ही है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने चेले वाली बात झूठ बोली थी। मेरा कोई चेला नहीं आने वाला है। ओह, इसका मतलब ये निशी डाक ही है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर विमला दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, पर साधु उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगी, उल्टा उसका शिकार बन जाएगी।
निशिडाक 2 बार आवाज देकर आगे चली जाती है। अगली सुबह एक अजीब बात सुनने में आती है कि निशिडाक किसी औरत के घर पहुंची थी। उसने पहली आवाज में दरवाजा भी खोला, पर वो उसे मारे बिना ही चली गई। ऐसा कैसे हुआ? आप बच कैसे गई? वो दरअसल हुआ ये था कि मुझे लगता है वो मेरे हाथ में थमे आईने से डर गई। इसका मतलब है हमें निशिडाक की एक कमजोरी मिल गई है। इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके हम उसे मारेंगे। उस दिन वो सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर एक आईना लगा देते हैं ताकि वो निशिडाक से बच सके। अब जब रात होती है तो निशिडाक फिर से आती है। वो एक घर के पास पहुंचती है और वहां आईना देखकर आगे बढ़ जाती है। ऐसा ही जब हर घर पर होता है तो निशिडाक को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख से लोगों के घरों के दरवाजों पर लगे शीशे टूट जाते हैं। तब विमला एक शीशा उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। अरे आप कहां जा रही हैं? आज ये निशिडाक की आखिरी रात है। मैं उसे खत्म करके रहूंगी। विमला शीशा हाथ में लिए घर से बाहर निकल जाती है। उसी के पीछे साधु भी गंगा जल और शीशा लेकर घर से बाहर निकलता है। निशिडाक उन दोनों को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है, पर फिर शीशा देखकर रुक जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी विमला आवाज लगाती है, आप सब लोग शीशा लेकर बाहर आ जाइए। आज इस निशिडाक को खत्म करना है। विमला के ये कहते ही सब लोग आईने हाथ में लेकर बाहर आने लगते हैं और चारों तरफ से निशिडाक को घेर लेते हैं। निशिडाक अपना रूप बदलना शुरू करती है। कभी वो तन्मय बन जाती है तो कभी साधु, कभी विमला बन जाती है तो कभी सामने खड़ा आदमी। ये सब करके वो भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। तभी एक आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और निशिडाक को भागने का रास्ता मिल जाता है। निशिडाक वहां से निकलती है और रूप बदल लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों के शीशे भी गिरकर टूट जाते हैं। विमला और साधु चारों तरफ नजर घुमाते हैं, पर निशिडाक तो रूप बदल चुकी थी। वो भला अब कहां मिलने वाली थी कि निशिडाक अब किसी पर भी हमला कर सकती है। तभी साधु अपना पुराना पैतरा इस्तेमाल करता है। अरे मेरा चेला कहां गया? मेरा चेला कहां गया? वो 16 साल का पतला सा लड़का था, किसी ने देखा? साधु के ये कहते ही आवाज आई, मैं यहाँ हूँ गुरुदेव। साधु ने सामने देखा तो एक 16 साल का पतला सा लड़का चलता हुआ आ रहा था। वो समझ गए कि यही निशिडाक है। उसने विमला को इशारा किया। विमला को भी पता था कि निशिडाक साधु का शिकार करने आ रही है, क्योंकि पिछली रात उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। लोग डरे सहमे इधर उधर देख रहे थे और निशिडाक साधु की तरफ बढ़ रही थी। वो साधु के पास पहुंची और उसने साधु को गले लगा लिया, पर इससे पहले कि वो साधु के गले में काट पाती, साधु ने रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसे पूरी तरह से काबू में करने के लिए साधु ने उस पर गंगा जल भी छिड़क दिया। तभी विमला गई और एक बड़ा सा चाकू लेकर आई और उस चाकू से उसने निशिडाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मिस्टर जयंत, आप लोग नए हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसे में तुम और तुम्हारी टीम काम कैसे कर पाएगी? सर, आप काम देंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हमें बस आपके भरोसे की जरूरत है। बट जहां बॉक्साइट निकालना है वो एरिया बहुत खतरनाक है, सोच लो। हम आज के युवा हैं सर,
खतरों से खेलना और लड़ना दोनों जानते हैं। आप काम देकर तो देखिए, हम आपको बॉक्साइट निकाल कर ही देंगे। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ओके देन मिस्टर जयंत, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। तुम्हें कल ही अपनी टीम के साथ रामपुर के जंगलों के लिए निकलना होगा। वहां बॉक्साइट निकालने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक। क्या बात बनी कि नहीं? जयंत, कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ है? क्या बोलूं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता था मुझे, नए लोगों पर कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता। गया ये भी काम हाथ से। अरे मैंने कब कहा काम हाथ से गया? मतलब? हमें काम मिल गया है। बॉक्साइट निकालने के प्रोजेक्ट को हमें ही लीड करना है। सच्ची? मुच्ची। आ जाओ यार, इसी बात पर गले लग जाओ। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मेरे ख्याल से हमें टेंट यही गाड़ देना चाहिए। अंदर जंगल में जंगली जानवरों के आने का खतरा होगा। लग जाओ काम पर। दोस्तों, इस मैप के अनुसार बॉक्साइट 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए और हमें उसी के अंदर खुदाई करवानी पड़ेगी। अच्छा, शुरुआत कहां से करनी है हमें? डिटेक्टर जहां जहां सिग्नल दिखाएगा वहां हम निशान लगाते चले जाएंगे। उसके पास यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखकर कितनी मशीनरी चाहिए उसकी डिटेल्स बॉस को भेज देंगे। बस फिर मशीनरी आते ही कहीं से भी शुरू कर देंगे। चलो। अबे यार मुकुल, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे जयंत, स्वाति, ये मुकुल कहाँ गया? अरे अभी तो हमारे साथ ही चल रहा था, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गया? मुकुल! मुकुल! मुकुल, कहाँ हो तुम? मुकुल? यहाँ भी नहीं है। आखिर ये गया कहाँ? आसमान निगल गया या ये जंगल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वो हमारे साथ छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहा? कैसी बात कर रहे हो प्रमोद? हम यहाँ काम करने आए हैं या छुपन छुपाई खेलने? बचाओ! बचाओ! ये तो मुकुल की आवाज है। आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। बचाओ! बचाओ! ओह गॉड, ये तो नरभक्षी है। हमें मुकुल को बचाना होगा। पागलों जैसी बात मत करो स्वाति। देख नहीं रही हो उन्हें? कैसे मुकुल को जिंदा ही खा रहे हैं। ऐसे नरभक्षियों के सामने जाना भी मौत को दावत देने जैसा है। तो क्या हम अपने दोस्त को ऐसे ही मरने देंगे? और कोई चारा भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन दो के अलावा यहाँ और कितने नरभक्षी हैं। अगर बाकी भी आ गए तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। यहाँ से भाग निकलने में ही हमारी भलाई है। ओह गॉड, उसने हमें देख लिया है। भागो! प्रमोद, जयंत और स्वाति तेजी से भाग रहे थे। नरभक्षी एक डरावनी आवाज निकालकर उन्हें दौड़ा रहा था। भागते भागते
एक झाड़ी में तीनों जाकर छुप जाते हैं। तभी एक नरभक्षी आकर उन्हें ढूंढता है। प्रमोद, जयंत और स्वाति बुरी तरह से डरे हुए थे। वे झाड़ियों के बीच से उसे देख रहे थे। तभी दूसरा नरभक्षी वहां आ जाता है। फिर वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही तीनों राहत की सांस लेते हैं। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? बॉक्साइट की मैपिंग किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। अरे दिमाग हमारा नहीं, तेरा खराब हो गया है जयंत, जो यहाँ रुकने की सोच रहा है तू। अरे जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कैसा बॉक्साइट, कैसा प्रोजेक्ट? अगर जिंदा रहेंगे तो ऐसे और कई काम मिल जाएंगे। हाँ जयंत, हमें यहाँ से जाना होगा। वैसे भी ये जंगली नरभक्षी लोग सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। उन्हें पता है जंगल में कैसे रहा जाता है। वो यहाँ रोजाना ना जाने कितने शेर, चीते, सांप और बिच्छू से लड़ते होंगे। यही उनकी प्रकृति है जयंत। बिना सोचे समझे हम यहाँ आ गए। ये हमारी गलती है। हमें नहीं आना चाहिए था। जान है तो जहान है। तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे समझने की कोशिश तू नहीं कर रहा है यार जयंत। ये जंगल जंगली लोगों का घर है, हमारा नहीं। हम यहाँ उनके लिए घुसपैठिए हैं। वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ खतरा है। खतरा है तो लड़ते हैं ना उससे। अरे ऐसे भागने की क्या जरूरत है? वैसे भी प्लेन को वापस बुलाने में 5 से 6 घंटे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है बिना लड़े हम उन नरभक्षियों से बच जाएंगे? वो हमें नोटिस कर चुके हैं और हमें ही ढूंढ रहे हैं। हमें जिंदा रहना है तो उनसे लड़ना ही होगा। कैसे? हमारे पास तो हथियार भी नहीं है लड़ने के लिए। मेरे पास एक चाकू है। बढ़िया, हम मजबूत और बड़े डंडे काटकर उसे नुकीला बनाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से लकड़ियां ढूंढो। तुम्हें विश्वास है ना कि हम इन नुकीले डंडों से उन नरभक्षियों से लड़ पाएंगे? अरे मैंने हॉलीवुड की एक फिल्म में देखा था। उसमें हीरो ऐसे ही जंगली दुश्मनों को मारता है। चलो आगे बढ़ो। सावधान रहना, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा नरभक्षी जंप करके प्रमोद पर हमला कर देता है। वो प्रमोद को दांत से काटने की कोशिश करता है। तभी प्रमोद डंडा सामने करता है, जिससे नरभक्षी का मुंह डंडे में फंस जाता है और जयंत, स्वाति उसे डंडे से खूब मारते हैं, पर उसे कुछ असर नहीं होता। तभी जयंत को मोटी लकड़ी नजर आती है। वो लकड़ी उठाकर नरभक्षी के गाल पर कसकर मारता है। नरभक्षी लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरता है। उठ! तभी नरभक्षी भी उठ जाता है और जयंत पर टूट पड़ता है। जयंत नुकीला डंडा उसके शरीर में डसने की कोशिश करता है, पर नरभक्षी डंडे को जयंत से छीनकर तोड़ देता है और जयंत के पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है। जयंत वहीं पर मर जाता है। जयंत! जयंत! नरभक्षी जयंत के पेट से हाथ निकालकर स्वाति की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से प्रमोद नरभक्षी की पीठ में नुकीला डंडा घुसेड़ देता है। नरभक्षी पीछे मुड़कर प्रमोद को मारने ही वाला होता है कि तभी स्वाति भी उसकी पीठ में दूसरा डंडा घुसेड़ देती है। नरभक्षी चिंगारते हुए जमीन पर गिर जाता है। वहां से प्रमोद और स्वाति भागते हैं और फिर स्वाति पत्तियों के ढेर के सामने खड़ी हो जाती है। वहीं प्रमोद एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी दूसरा नरभक्षी स्वाति के सामने आ जाता है।
वो स्वाति के ऊपर जंप करके हमला करता है। तभी स्वाति पीछे हो जाती है और दूसरा नरभक्षी पत्तियों के ढेर में गिर जाता है, जिसके नीचे बड़ा गड्ढा होता है। उसके गिरते ही प्रमोद पेड़ पर बड़ी रस्सी को काट देता है, जिसके बाद ऊपर से बहुत सारी नुकीली लकड़ियां दूसरे नरभक्षी के ऊपर आ गिरती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। प्रमोद और स्वाति उसे देखते हैं। और नरभक्षी आए उससे पहले हमें जंगल से बाहर निकल जाना होगा। प्रमोद और स्वाति दौड़ते हुए घने जंगल से दूर आ जाते हैं, रुक कर हांफने लगते हैं। तभी प्रमोद का फोन बजता है। वो जेब से फोन निकालता है। हेलो प्रमोद, ये जयंत और मुकुल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और काम कहां तक पहुंचा? सॉरी सर, अब वो कभी फोन नहीं उठा पाएंगे। दोनों मर चुके हैं और हम भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल से बाहर निकले हैं। हम ये काम नहीं कर पाएंगे और आप भी भूल जाइए। अरे लेकिन स्वाति और प्रमोद चले जा रहे थे, तभी उनकी तरफ कोई बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। स्वाति और प्रमोद दोनों पीछे पलटकर देखते हैं और आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है
और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था। मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की। बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद
मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। बहुत साल पहले एक गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। घर में काफी खुशहाली थी। एक रात दोनों खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूँ। महेश ने जाकर दरवाजा खोला और बाहर आया। दरवाजे के बाहर चादर ओढ़े एक व्यक्ति खड़ा था। भूख लगी है, खाना दे दो। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? कल सुबह आना। चलो जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति ने अपना हाथ चादर के बाहर निकालकर उसके सामने फैलाया। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुका था। आज तक किसी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। महेश वो हाथ देखकर बहुत डर गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ आपको? कौन था बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल थी जिसके बारे में कल तुम बात कर रही थी। आपने उसे खाना दिया कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अगर गांव में कोई भी उस चुड़ैल को भीख देने से इनकार करता है, तो वो उसके पूरे घर को खुद की तरह भिखारी बनाती है। आप रुकिए, मैं अभी उसे खाना देकर आती हूँ। रेखा दौड़कर रसोई घर में गई और खाना लेकर चुड़ैल को देने के लिए बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा ने देखा कि चुड़ैल वहां नहीं थी। बस उसका सड़ा हुआ हाथ टूटकर घर के सामने पड़ा था। वो हाथ देखकर रेखा और भी डर गई और खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आधी रात बीत चुकी थी, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए थे। थोड़ी देर में दोनों की आंख लग गई। घर के चारों तरफ एक भयानक सी शांति फैल गई। उतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों की नींद खुल गई और दोनों ही दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुला हुआ था। दोनों धीरे से घर के बाहर आए, पर बाहर कोई भी नहीं था। अचानक छत से एक चुड़ैल उड़ती हुई दोनों के सामने आई। उसका एक हाथ नहीं था। वो दिखने में भयानक और खूंखार थी। उसके पीछे से उसका हाथ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर से जुड़ गया। रेखा और महेश ने घर के अंदर भागना चाहा,
पर उनके मुड़ते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बुरी तरह से डर गए थे। तुमने मुझे भीख ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम लोग भी मेरी तरह बेघर होकर सारी जिंदगी भीख मांगोगे। चुड़ैल ने रेखा और महेश को हवा में उठा लिया और घर को धीरे धीरे गायब करने लगी। घर को पूरी तरह से गायब करने के बाद दोनों को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। रेखा और महेश घर की दिशा में भागे, पर घर वहां से गायब हो चुका था। अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल उन दोनों के पास आने लगी। वो दोनों ही यहाँ वहां भागने लगे। चुड़ैल ने रेखा को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगी। रेखा जोर जोर से रो रही थी। कुछ देर बाद रेखा का चेहरा उस चुड़ैल की तरह भयानक दिखने लगा और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। आखिर में रेखा का रोना बंद हो गया और वो मर गई। रेखा को मारने के बाद चुड़ैल महेश को ढूंढने लगी, पर उसे महेश कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भाग गया ये सोचकर चुड़ैल वहां से चली गई। रेखा, जो कि बाहर से पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, वहीं पर मरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद महेश दौड़ता हुआ रेखा के पास आया और एकदम से डर गया। महेश ने रेखा को उठाया और पूछा, रेखा, ये तुम्हें क्या हुआ? रेखा ने एकदम से आंखें खोली और वो देखकर महेश और भी ज्यादा डर गया। रेखा की आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। महेश रेखा को छोड़कर दूर हो गया। रेखा उठ खड़ी हुई और अपने आसपास देखने लगी। उसे महेश दिखाई दिया। रेखा की नजर उस पर पड़ते ही महेश डर गया। वो महेश को देखकर मुस्कुराई और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगी। रेखा को ऐसे आते हुए देख महेश डर के मारे पीछे जाने लगा और पत्थर की ठोकर लगकर नीचे गिर गया। रेखा उसके नजदीक आकर उसका गला दबा देती है। थोड़ी ही देर में महेश की जान निकल गई। रेखा महेश को मारने के बाद एक घर की ओर गई और उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। रेखा ने अपने हाथ फैलाए और कहा, भूख लगी है, खाना दो। औरत घबराकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेखा जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव को डरा रही थी। अधारा नाम के गांव में एक संग्रहालय था, जिसमें राजा रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और तलवार लाकर रख देता था। उस जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार किए हुए जानवर और तलवारें रखी जाती थी और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने माला और गीता, इन दो औरतों को वहां पर रखा था। एक शाम जब राजा शिकार से लौटा तो वो अपने साथ एक भेड़िया का कटा हुआ सिर लेकर आया। इससे पहले राजा ने जानवरों को सिर्फ मारा था, पर आज उन्हें काटकर पहली बार लाया था। इसके कारण माला और गीता डरी हुई थी। राजा संग्रहालय में आया। वो औरतें वहीं खड़ी थी। इसके सिर को खास तरीके से सजाया जाए, ये हमारा खास शिकार है। सेवकों ने भेड़िए का सिर औरतों के हाथों में दे दिया। उससे अभी भी खून टपक रहा था। राजा ने अपनी तलवार माला के हाथों में देकर कहा, इसे भी खास तरीके से रखना, मैं कल देखने आऊंगा।
इतना कहकर राजा और उसके सेवक वहां से चले गए। माला और गीता ने उस शिकार और तलवार को संग्रहालय के बीचों बीच सजाया। आज का तो हो गया। चल खाना खा के सो जाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुक, ये देख, तलवार पर लगा सारा खून जमीन पर गिर रहा है। इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। तू जल्दी जा और खाना गरम कर। जा। हाँ ठीक है, ठीक से करना। हाँ। गीता दूसरे कमरे में चली गई और माला वो जमीन पर पड़ा खून साफ करने लगी। उसकी गर्दन तलवार पर गिरने की वजह से कट गई और उसका शरीर 2 हिस्सों में बिखर गया। तलवार पर माला और भेड़िए का खून एक होकर नीचे माला के गर्दन पर गिरने लगा। माला अब भी दर्द से तड़प रही थी, पर कुछ देर बाद तड़पते तड़पते ही वो मर गई। माला का शरीर निश्चल हो गया, पर तलवार का वो खून अब भी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद उस कटे हुए भेड़िए की आंखें चमकने लगी और उसके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई दे रहा था। अचानक से माला का सिर उड़ता हुआ आया और गर्दन से जाकर चिपक गया। तलवार से गिरती हुई खून की बूंदें हवा में ही रुक गई और माला का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें वापस जान आने लगी। जैसे ही माला ने अपनी आंखें खोली, खून की वो बूंदें फिर से तलवार की तरफ खींची चली आई। उसकी आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी। गर्दन पर कटा हुआ निशान भी वैसा ही था और उससे भेड़िया और माला का खून एक साथ बह रहा था। माला के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल आने लगे और उसकी वजह से वो एक बदसूरत चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसने वो तलवार उठाई और अपनी बड़ी जुबान बाहर निकालकर उस पर का खून एक झटके में चाट लिया। तलवार की वजह से उसकी जुबान 2 हिस्सों में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून नहीं बहा। वो चुड़ैल भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। चुड़ैल के शांत होते ही गीता की आवाज आई। माला, क्या कर रही है? आजा, खाना गरम हो गया है। भूख लगी है। तलवार हाथ में लेकर चुड़ैल गीता की तरफ जाने लगी। गीता एक छोटे से कमरे में खाना खा रही थी। कमरे का दरवाजा छोटा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता था। वो चुड़ैल कमरे के दरवाजे तक आई। गीता ने माला की साड़ी देखी और कहा, आ गई तू? क्या कर रही थी इतनी देर? कुछ वक्त तक चुड़ैल बिना बोले वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। चल अंदर आ, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है। चुड़ैल ने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और दरवाजे का हिस्सा तोड़ दिया। गीता माला का वो चुड़ैल वाला रूप देखकर डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ी और तलवार से उस पर वार करने लगी। गीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने गीता के शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े खाने लगी। अपनी कटी हुई जुबान से गीता का खून चाटने लगी। अगली शाम जब राजा अपना शिकार लेकर आया, तब संग्रहालय की हालत देखकर डर गया। उसने देखा कि कल की तलवार अपनी जगह पर नहीं थी। जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ? माला, गीता? राजा धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजा के 2 सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जाने लगे। चलते चलते राजा उस छोटे कमरे तक पहुंचा
और अंदर का वो दृश्य देखकर और भी डर गया। जमीन पर सारा खून और आतड़ियां पड़ी थी। डर के मारे राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता रहा। अचानक चुड़ैल ने ऊपर से उन 2 सेवकों पर हमला किया और तलवार से उन्हें मार डाला। उसने राजा पर भी हमला किया, पर राजा ने अपनी तलवार आगे करके खुद को बचा लिया। कौन हो तुम, माला? भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगी। माला, मतलब तुमने ही गीता को मारा और खा गई, नरभक्षी कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आया और वो भेड़िए की आवाज में चीखने लगी। चुड़ैल ने राजा पर जोर से वार किया और उसकी तलवार तोड़ दी। तुरंत ही दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को मारने के बाद उनकी लाशों को घसीटते हुए अंदर ले गई और एक एक को काट काट कर खाने लगी। भूख लगी है। जोसेफ अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो, जोसेफ, जोसेफ, जोसेफ। जोसेफ डरकर उठ गया। उसने देखा तो रात के 12 बजे थे। उसने मोबाइल लिया और अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को मैसेज किया और उसे कल मिलने के लिए बुलाया। वैलेंटाइन डे, ये डे हर कपल के लिए एक खास दिन होता है और इसी खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए जोसेफ सोफिया को डेट पर लेके जाना चाहता था। वो सोफिया का काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन सोफिया को वहां आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर कर दी यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज भी तुम लेट हो गई, क्या बोलूं। ओह, आई एम सॉरी जोसेफ, मैं घर से टाइम पर निकली थी, लेकिन बीच में ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एनीवे, तुम अपने मॉम से मिलने गई थी ना, कैसी हैं वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है और बहुत जल्द मैं तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। आहा, ये हुई ना बात, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जोसेफ सोफिया को एक होटल में लेकर गया। जोसेफ ने होटल में एक टेबल बुक किया था। उस टेबल को गुलाब और कैंडल से सजाया गया था और खाने की चीजें रखी हुई थी। वहां उन दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, खाना खाया और डांस किया। जोसेफ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी स्पेशल हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, है ना? अरे सोफिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और अपने प्यार के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और हम जल्दी शादी भी तो करेंगे, और मैं तुमसे बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ। और सोफिया, प्लीज यार मुझे कभी छोड़ कर मत जाना यार, मैं तुम्हारे बिना ना जी नहीं पाऊंगा। जोसेफ की बात सुनकर सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने जोसेफ को गले लगा लिया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। और अगले दिन सुबह जब जोसेफ अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि सोफिया उसके साथ नहीं है। उसने वॉशरूम और बालकनी में भी उसे देखा, लेकिन सोफिया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जोसेफ ने सोफिया का कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से तैयार हो गया और उसने रिसेप्शन पर जाकर सोफिया के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को सोफिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जोसेफ अपने घर आया और वो कंटिन्यू सोफिया को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये नंबर कब स्विच ऑन होगा? यार सोफिया, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बिना कुछ कहे कहां चली गई यार? बस एक बार मेरे पास आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ तो सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं।
लेकिन ऐसे यूं अचानक कहाँ चली गई हो तुम यार? जाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। जोसेफ सोफिया को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जोसेफ का ऑफिस के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त सोफिया के बारे में ही सोचता रहता। इसीलिए उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। अब वो पूरा दिन सोफिया को ढूंढता रहता। उसने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी सोफिया के बारे में नहीं पता था। जोसेफ जब अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे याद आया कि सोफिया ने एक बार उसे अपनी माँ के घर का एड्रेस बताया था। उसे लगा कि सोफिया शायद अपने माँ के पास गई होगी अपने रिश्ते के बारे में बताने। अगले दिन जोसेफ अपनी कार लेकर सोफिया के माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते अचानक से गाड़ी के सामने से एक काला साया गुजरा। जोसेफ ने तुरंत गाड़ी रोक दी। जोसेफ को कुछ पल के लिए डर सा लगा। ये क्या था? सचमुच गाड़ी के सामने से कुछ गुजरा या ये सिर्फ मेरा वहम था? यहां आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। चलो, वैसे भी वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी से सोफिया की मां के पास जाता हूं। जोसेफ थोड़ी दूर गया ही था कि उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अरे यार, शिट! इस टायर को अभी पंक्चर होना था और यहां कोई हेल्प के लिए भी नजर नहीं आ रहा है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। बहुत देर वेट करने के बाद भी जोसेफ को कोई हेल्प नहीं मिली। इसीलिए उसने पैदल जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसे अकेले जाने से तो डर लग रहा था, पर सोफिया से मिलने की चाह में वो चलता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी मिला। जोसेफ ने उन्हें सोफिया की मां के बारे में पूछा। उसने सोफिया के घर जाने का रास्ता बताया। बेटा, रास्ता तो मैंने बता दिया है, लेकिन तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? अरे अंकल, मैं तो सोफिया से मिलने जा रहा हूँ। पिछले 8 दिन से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया, उसका नंबर बंद आ रहा है। ऐसा कहकर जोसेफ वहां से आगे चला गया, लेकिन वो आदमी जोसेफ को हैरत भरी नजरों से देखता रहा। थोड़ी देर में जोसेफ सोफिया की मां के घर पहुंच गया। उसने बाहर से ही सोफिया को आवाज लगाई। सोफिया! अरे कहाँ हो तुम सोफिया? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। प्लीज बाहर आ जाओ। सोफिया! आवाज लगाने के बाद भी सोफिया बाहर नहीं आई। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ क्यों आए हो? हेलो आंटी, मेरा नाम जोसेफ है। मैं सोफिया का दोस्त हूँ। सच कहूँ तो मैं सोफिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। सोफिया ने शायद आपको ये बताया होगा। उसने कहा था मुझसे कि उसने आपको बताया है। लेकिन देखिए ना आंटी, मैं 8 दिन से सोफिया को मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। मैंने उसके घर जाकर भी देखा, लेकिन रूम बंद था। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। अगर वो यहाँ है तो प्लीज उसे बाहर बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है। जोसेफ की बात सुन सोफिया की माँ रोने लगी। क्या हो गया आंटी? आप रो क्यों रही हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? प्लीज आंटी, आप रोइए मत, प्लीज। क्या हो गया? आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ? अब वो मेरे या तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी बेटा। नहीं आएगी? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो आंटी? 8 दिन पहले सोफिया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हो आंटी? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी 8 दिन पहले वैलेंटाइन डे के दिन तो मुझसे मिली थी वो। हम पूरा दिन साथ में थे, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोल रहे हो, वो भी अपनी बेटी के बारे में। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? सोफिया वापस शहर आने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो शहर पहुंची ही नहीं, तो तुम उसे कैसे मिल सकते हो? उसका तो बीच रोड में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ और भी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
अगर सोफिया की पहले से ही डेथ हो गई थी तो वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो उसके साथ कैसे थी? कई सवालों ने जोसेफ के मन को घेर रखा था। वो जल्दी से शहर गया। उसने जाते ही उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जहां उसने सोफिया के लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया था। और जब उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो अकेला ही था। उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अकेले ही टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था। जोसेफ को अब सारी बात समझ आने लगी थी। उसे याद आया कि जब सोफिया जिंदा थी तो उसने एक बात बताई थी। क्या हुआ जोसेफ? परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो नहीं है सोफिया, बस मुझे एक ही बात बार बार परेशान कर रही है। तुम्हारी माँ हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट तो करेंगी ना? तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बस इतनी सी बात। जोसेफ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी मॉम मान जाएगी। और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो वो मैं मरने के बाद भी नहीं करूंगी, समझे? जोसेफ को सोफिया की सारी बात याद आने लगी थी। अगले दिन वो वापस से सोफिया के घर गया जहां उसे दफन किया गया था। उसके कब्र के सामने बैठ गया। फूलों का बुके उसने सोफिया के कब्र के ऊपर रखा और रोने लगा। आई मिस यू सोफिया। तुम भले ही आज मेरे साथ नहीं हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए याद हमेशा रहेगी। आई लव यू सोफिया, आई लव यू। तभी उसके कानों में सोफिया की आवाज गूंजी। जोसेफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन उस दुनिया में भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू जोसेफ। और जोसेफ के ऊपर गुलाब की कलियां गिरने लगी। चलो फटाफट इनकी लाश को अपने गार्डन में गाड़ देते हैं। हाँ चलो। अब ये सोना हमारा है। आखिरकार अब हम इसके मालिक हैं। विनोद और मनोज ने जिसे अभी अभी मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उनका सौतेला बाप राम प्रसाद था। उन्होंने अपने सौतेले बाप को सोने की पोटली के लिए मारा था, जो वो उनको जीते जी देने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि ये सोना शापित है और जब तक ये उसके साथ रहेगा तब तक वो अमीर रहेंगे और घर में खुशहाली रहेगी। पर सौतेले बेटे इस बात को सरासर झूठ समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका सौतेला बाप उनसे नफरत करता है, इसीलिए ऐसे बहाने बना रहा है। पिताजी कहाँ हैं? उनका तो देहांत हो गया। क्या? हाँ, कल ही हुआ था। तो आपने हम दोनों को बताया क्यों नहीं? मैं मायके ही तो गई थी, कोई देश से बाहर थोड़ी गई थी। हाँ और क्या, बच्चे आखिरी समय में अपने दादा को देख भी नहीं पाए। मैंने सोचा तुम परेशान होगी, इसीलिए नहीं बताया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दो। विनोद और मनोज की पत्नियां और बच्चे राम प्रसाद के मरने से काफी दुखी थे, क्योंकि राम प्रसाद का व्यवहार उन सब के प्रति बहुत अच्छा था। पर विनोद और मनोज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें सोने की पोटली मिल गई थी। वो उस सोने की पोटली से एक एक अंगूठी निकालकर पहन लेते हैं। उस रात जब सब सोते हैं तो विनोद और मनोज को नींद ही नहीं आती। रात के 3 बज जाते हैं और वो लोग करवटें ही बदलते रहते हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आती है। सोना, सोना, सोना। ये कैसी आवाज है? भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं इतनी रात में क्यों बोलूंगा? पता नहीं ये कैसी आवाज है।
मैं तो सो ही नहीं पाया। सो तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आवाज एकदम तेज हो जाती है। सोना, सोना, सोना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों भाई पूरे घर में और घर के बाहर देखते हैं, पर उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आता। अंत में वो जाकर वापस लेट जाते हैं। डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहे थे, पर सो भी नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। पापा, आप अभी तक लेटे हुए क्यों हो? सुबह हो गई है, उठ जाओ। बेटा, मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? पता नहीं। अरे दीदी, इनका भी यही हाल है। पता नहीं क्यों रात भर सो ही नहीं पाए। दिन गुजरता है और फिर रात आती है। विनोद और मनोज अपने बिस्तर पर आंखें खोले पड़े हुए थे। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे घर में भूकंप आ रहा है। वो लोग चीखते हुए अपने बीवी बच्चों को उठाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई भूकंप नहीं आ रहा। अरे देखो ना, पूरा घर हिल रहा है। मुझे तो लगता है घर गिरने वाला है। ये आप लोगों को क्या हो गया है? चलिए अंदर, कुछ नहीं हो रहा। किरण और शांति जैसे तैसे विनोद और मनोज को घर के अंदर लेकर आती है। वो दोनों तो जैसे पागल से हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो शांत होते हैं और आखिरकार लेट जाते हैं। उनके खुद समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन से ये हो क्या रहा था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि मुसीबत तो अभी बढ़ने वाली है। अगले दिन जब विनोद बाथरूम गया तो उसने देखा कि बाथरूम के एक कोने में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और उसके शरीर का रंग भी इंसानी शरीर से कुछ अलग था। उसके बाल लंबे थे, सिर पर छोटे छोटे सींग थे। कौन है? कौन है? तेरी मौत। ये बोलकर वो आदमी घूमता है तो विनोद डर से कांप जाता है, क्योंकि उसके मुंह पर खाल नहीं थी, सिर्फ मांस ही मांस था। उसके हाथ में किसी इंसान का हाथ था और वो उस हाथ को चबा रहा था। विनोद को देखकर वो उसकी तरफ भागता है। विनोद घबराकर बाहर भागता है, पर वो आदमी विनोद का पैर पकड़ लेता है। अरे क्या हो गया? किरण, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। किरण! कौन मार डालेगा? क्या बोल रहे हो आप? ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे विनोद और मनोज परेशान हो जाते हैं और उनके बीवी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। लेकिन फिर वो सब उनके साथ भी होना शुरू हो गया। क्या हुआ शांति? क्या हुआ? वो शैतान मुझे मार डालेगा। वो मेरा गला घोट रहा था। क्या मतलब? वो तुम्हें भी दिखने लगा? कौन है वो? तभी रिया के रोने की आवाज आती है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि रिया छत से नीचे गिर गई है। वो लहूलुहान हो गई थी। वो रोते हुए कुछ बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया हो। ये सब देखकर विनोद अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाने लगता है। ये हमारे कर्मों की सजा है। हमने पिताजी को मारा तो अब उनकी आत्मा हमसे बदला ले रही है। क्या? पिताजी को आप लोगों ने? विनोद और मनोज उन सबको पूरी बात बताते हैं। किरण और शांति को यकीन नहीं होता कि उनके पति सोने की लालच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब विनोद और मनोज तय करते हैं कि वो राम प्रसाद की आत्मा को बुलाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे
ताकि वो उनके परिवार को छोड़ दे। वो ऐसा ही करते हैं। पिताजी, वो हमारी गलती थी, हमें सजा दीजिए, पर हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, शापित सोने वाला शैतान कर रहा है। क्या? शापित सोने वाला शैतान? हाँ, मैंने न जाने तुम लोगों को कितनी बार बताया, पर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ कि जिस सोने के लिए तुमने मुझे मारा वो सोना शापित है। मैंने अपनी जवानी में शैतान को प्रसन्न करके यह सोने की पोटली पाई थी, जो मेरे परिवार और जीवन को समृद्ध बनाती है। पर बदले में शैतान ने मेरा सोना यानी कि मेरी नींद छीन ली और साथ ही रोज मेरा खून पिया। मैंने इस परिवार को चलाने के लिए ऐसी जिंदगी जी है, पर तुमने मुझे सौतेला समझकर मार दिया। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, पर ये शैतान अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये हमारे परिवार को क्यों मार रहा है? क्योंकि ये सोने की पोटली उस शैतान ने मुझे दी थी, वो मुझसे जुड़ी है, पर अब तुमने वो ले ली है तो वो शैतान आजाद हो गया है। वो तुम सबको मार देगा। अगर इससे तुम्हें बचना है तो उस पोटली को ले जाकर वहीं गाड़ दो जहां तुमने मेरी लाश गाड़ी है। वो शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम रुकना मत। ठीक है, अभी करते हैं। विनोद और मनोज जैसे ही उस सोने की पोटली की तरफ बढ़ते हैं तो वो शैतान उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर वो घबरा जाते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। वो शैतान उन दोनों को हवा में उड़ाता है और दूर फेंक देता है, पर तब तक सोहन चुपके से जाकर वो पोटली उठा लेता है और विनोद के पास आ जाता है। विनोद उस पोटली को लेकर बाहर भागता है। मनोज भी उसके साथ जाता है। शैतान ये देखकर गुस्से से चिल्लाता है और सोहन को उड़ाकर दीवार पर दे मारता है। अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो पोटली वापस अपनी जगह पर रख दे। विनोद और मनोज उसकी बात नहीं सुनते और राम प्रसाद की कब्र खोदने लगते हैं। इधर शैतान किरण, शांति, सोहन और रिया चारों को बाहर ले जाता है और उनकी कब्र खोदकर उन्हें उसमें लिटा देता है। रुक जाओ पोटली के मालिकों, वरना मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए सुला दूंगा। वो दोनों शैतान की एक नहीं सुनते और राम प्रसाद की कब्र खोदकर उसमें पोटली डाल देते हैं। पर इससे पहले कि वो कब्र को वापस बंद कर पाते, वो शैतान अचानक से राम प्रसाद के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उठकर अपने दोनों हाथ उन दोनों के सीने के आर पार कर देता है, जिससे उन दोनों की भी मौत हो जाती है और वो उसी कब्र में गिर पड़ते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस शापित सोने ने तो हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। शापित सोने नहीं शांति, सोने की लालच ने।